6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई काम नहीं। बिल्डिंग से बिल्डिंग पैदल एक बोर्ड के साथ मैं जा रहा था और सेक्रेटरीज और जो चेयरमैन है बिल्डिंग से उनसे अपॉइंटमेंट लेता था और उनसे कहता था कि सर ये मेरा आइडिया है, आप अगर हाँ बोल दे तो मैं चिपका दूं आपके लॉबी में। मैं उस मोमेंट में पहुंच गया था अपनी जिंदगी में जहां पर मैं ना पीछे जा सकता था क्योंकि वो दरवाजे बंद हो गए थे और आगे कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। वेताल, मैम्बो, जॉन, हिप हिप हुरे, इश्क विश्क, जन्नत, विकी और वेताल, आईपीएल। हाँ, आप मुझे इतने सारे नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, लेकिन रियली मेरा नाम है विशाल मल्होत्रा और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं अपनी जुबानी। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। करीबन 28 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त के साथ, मेरे तरह लफंगा ही था, हम कॉलेज बंक कर रहे थे और बैठ रहे थे। वो एक दीवार है हमारे कॉलेज में और सैंडविच मतलब खा रहे थे और एक बहुत ही सुंदर जो लड़की है वो धीरे धीरे मुझे देख रही थी दूर से और मैं भी नोटिस कर रहा था। और मैंने अपने दोस्त को बोला, यार देखो मेरी तरफ देख रही। और उस वक्त आज भी मुझे ऐसे कोई खूबसूरत लड़कियां इतना भाव नहीं देती, लेकिन फिर अचानक वो धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी और मेरे तो पसीने छूट गए। यार ये क्या हो रहा है, ये तो हारी है यहाँ पर, हम दोनों मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। वो मेरे पास आई और कहा कि एक्सक्यूज मी। मैंने बोला यस। तो उन्होंने कहा कि हम अपने चैनल के फेस की खोज में हैं और आपका जो फेस है वो हमारे चैनल के फेस से थोड़ा सा मिलता है और यू कुड फिट द बिल। तो क्या आप ऑडिशन करेंगे हमारे लिए? मैंने बोला हाँ जरूर करूंगा, क्यों नहीं। और झट से उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया और वो चली गई, बाय। जैसे ही वो गई मेरे दोस्त ने ऐसे किया और कहा कि अरे भाई ऑडिशन क्या होता है? मैंने कहा मुझे क्या पता यार, सुंदर लड़की आई थी, नंबर देकर चली गई, और क्या चाहिए। अगले दिन मैं ऑडिशन के लिए गया। तो आप जो ऑडिशन नहीं जानते हैं, ऑडिशन वो होता है कि कैमरे के सामने आपको लाइंस दिए जाते हैं और आप उसे सीख कर आप परफॉर्म करते हैं और अगर अच्छा लगा डायरेक्टर को तो आपको नौकरी मिल जाती है। मैं ऑडिशन के लिए गया, मुझे वो नौकरी मिल गई और वो कंपनी जिसके लिए वो फेस ऑफ द चैनल ढूंढ रहे थे उस चैनल का नाम था डिज्नी और मैं बन गया द फेस ऑफ डिज्नी इन इंडिया। मेरी पहली फिल्म थी इश्क विश्क और मुझे ये फिल्म कैसी मिली उसकी कहानी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए उस वक्त मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, काफ़ी पॉपुलर हो गया था और मेरे जो फादर हैं वो वीडियो वॉल्स और लाइट्स वगैरह में उसमें बहुत ही उसमें उनका बिजनेस था। तो एक दिन केन घोष जो इश्क विश्क के डायरेक्टर हैं, उस वक्त वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो अपने एक म्यूज़िक वीडियो के लिए मेरे डैड से उनकी मुलाकात हुई और मेरे जो फादर हैं वो कभी भी मेरे बारे में मेंशन भी नहीं करते थे ऐसे मीटिंग्स में। फोटोग्राफ्स लेना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन एक दिन अचानक बिना मुझे कुछ कहे वो उन्होंने एक फोटोग्राफ, बहुत ही साधारण सी फोटोग्राफ लेकर वो चले गए और उनकी जो मीटिंग थी केन घोष के साथ वो ख़त्म हुई और उन्होंने कहा कि यार ये मेरे बेटे हैं, आपने शायद देखा होगा, अगर उनके लायक कुछ है तो आप देख लीजिएगा। केन ने वो फोटोग्राफ देखे और ये केन की कहानी है, आप उनसे चेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला ओ, मैं वो बोल नहीं सकता हूँ, सेंसर कर लीजिए आप। मैं इस लड़के को कब से खोज रहा हूं, कब से खोज रहा हूं और आप यहां पर आ रहे हो उसके साथ, मुझे अभी अभी कनेक्ट करो। और वहीं ऑफिस से मैंने केन घोष से बात की, उनसे मीटिंग की, ऑडिशन किया और मैं मैम्बो बन गया। मैं बहुत शुक्रियादा हूं उस वक्त का, उस दौर का। इतना सक्सेस, इतनी रिकग्निशन, इतनी वैलिडेशन, इतने पैसे, इतनी पॉपुलैरिटी। हर जो शो था, हर जो कैरेक्टर था, चाहे मैम्बो हो या हिप हिप हुरे में जॉन हो, चाहे विकी और वेताल में वेताल हो, चाहे जन्नत में इमरान के साथ जो कैरेक्टर, सब के सब सुपर डुपर हिट। लेकिन पता है 12 साल एक चीज करते करते, एक ही चीज के अलग अलग रूप्स को परफॉर्म करते करते मैं थक गया और मैंने कहा यार अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं कोई अलग नए रोल्स करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि यार सांस ले लेते हैं। 12 साल के बाद जब मैंने सांस ली, मैंने सोचा कि मैं 1 महीने के लिए छुट्टी ले लूंगा और उस 1 महीने में जब मैं दुनिया में बाहर गया,
दरवाज़ा खोल के, तो मुझे एक्चुअली पता लगा कि मेरी इम्पोर्टेंस, मेरी वैलिडेशन क्या थी सोसाइटी में। बहुत सॉलिड थी दोस्तों। ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, एड्यूलेशन, लेकिन इन सब के साथ मेरे साथ एक थोड़ी सी गलती भी हो गई। मैं घमंडी हो गया। और घमंड के साथ आया एक उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, आलस। डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्त, आलसी और घमंडी। मुझे लगा कि यार ये सब तो नॉर्मल चीज है। आई हैव अराइव्ड, ये मैंने कर लिया है, मैं पॉपुलर हूं और पॉपुलर रहूंगा। मैं जब भी चाहूं वापस जा सकता हूं अपने पुराने किरदार के लिए, लेकिन अब इस वक्त मैं कुछ नया करना चाहता हूं। 1 महीने की छुट्टी के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अलग अलग रोल्स करना चाहता हूं, उसी वक्त मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर की। मैं गया उनके ऑफिस, बहुत ही एक्साइटेड था। उन्होंने नरेशन की बड़े प्यार से, बहुत ही अच्छी कहानी थी। और वो किरदार जो था, वो कैरेक्टर जो था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कैरेक्टर था, मतलब पैरेलल लीड आप कह लीजिए। लेकिन उसमें एक जो जो पॉइंट था ना, वो था कि वो मेरे मैम्बो, जॉन, सारे जो कैरेक्टर्स जो मैंने किए थे 12 साल से, उसी का एक रूप था। वो नई बात नहीं थी जो मैं करना चाहता था। और तब तक मैं अंदर से मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने उसी डायरेक्टर से कहा कि सर, आपने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, उसमें एक जो रोल है ना, वो सिर्फ 6 सीन्स का है, लेकिन वो मैं करना चाहता हूं। आप मुझे उसके लिए कुछ पैसे मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, मुझे बस वो रोल करने दीजिए। तो वो तो बहुत ही शॉक थे और बोला कि विशाल, वो तो सिर्फ 5-6 सीन्स का रोल है, मैं आपको पूरी फिल्म दे रहा हूं और आप वो करना चाहते हो, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा हाँ सर, मैं पागल नहीं हो गया हूं, लेकिन सर मैं वो चीज मैं करना नहीं चाहता हूं फिर से। ये दे दीजिए मुझे, और इसके लिए आप मुझे कोई पैसे नहीं दीजिए, कुछ मत दीजिए, मैं बस करना चाहता हूं। वो नाराज हो गए। तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरा फोन ही नहीं लिया है। और फिर शुरू हुई एक संघर्ष का दौर। मैंने सोचा मैं अलग अलग प्रोड्यूसर्स, अलग अलग राइटर्स, डायरेक्टर्स के पास जाऊं और मैंने उनसे मीटिंग्स करना शुरू किया और मैंने कहा कि मैं ये कैरेक्टर्स करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। शुरुआत में तो सबने मुझे मीटिंग दी, सबसे मुलाकात हुई, सबने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमने करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो उनके दिमाग में चल रहा था कि यार विशाल पागल हो गया है, दुकान खुली है, दुकान सुपर हिट चल रही है और ये बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो नहीं थी, कोई समझा नहीं कि यार 12 साल एक ही किरदार करने के बाद मैं कुछ और करना चाहता था। और एक घमंड जिसके बारे में आपसे कहा था, वो था थोड़ा सा अब भी कि हाँ वो तो मिल ही जाएगा। और इसी जोश से मैं आगे बढ़ता रहा। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई काम नहीं। अब मैं डर गया। पैसे भी कम हो रहे थे, घर भी चलाना था और काम भी नहीं मिल रहा था। मैं उस मोमेंट में पहुंच गया था अपनी जिंदगी में जहां पर मैं ना पीछे जा सकता था क्योंकि वो दरवाजे बंद हो गए थे, और आगे कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। एक बिजनेस का आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलने की एक सोच की, और वो एडवर्टाइजिंग ये थी कि मुंबई में बहुत सारे रेजिडेंशियल टावर्स होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं जाकर उनके लॉबी और एलिवेटर्स में एडवर्टाइजमेंट डालूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तब शुरू हुआ एक और संघर्ष। बिल्डिंग से बिल्डिंग पैदल एक बोर्ड के साथ मैं जा रहा था और सेक्रेटरीज और जो चेयरमैन है बिल्डिंग से, उनसे अपॉइंटमेंट लेता था और उनसे कहता था कि सर ये मेरा आइडिया है, आप अगर हाँ बोल दे तो मैं चिपका दूं आपके लॉबी में। 15 साल हो गए हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आज भी बहुत ही स्ट्रांगली चल रही है। शुरुआत हुई थी 0 से, लिटरली अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो उस बोर्ड का कॉस्ट था 55 रुपीज और मैं तो पैदल ही जा रहा था, तो वो तो एक्सरसाइज हो गई।
₹55 से स्टार्ट हुआ था और आज मेरे उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीबन 4 to 5 करोड़ रुपीस है। लोग अपना जॉब छोड़ते हैं एक्टर बनने के लिए। जब मुझसे एक्टिंग छूट गई तो मैंने जॉब शुरू कर ली। तो अब किस्सा चलता रहा, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया और उसमें ही ध्यान और दिमाग चलने लगा। अब 10-12 साल गुजर गए थे, एक्टिंग का एक भी जॉब नहीं मिला था और मैंने इतनी कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन 10-12 साल में कमाई अच्छी खासी हो गई थी कि मैं बन गया था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और मेरी ज़िंदगी की एक सीख है कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपको अपने बेसिक्स यानी कि रोटी मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, पैसों के लिए नहीं देखना पड़ेगा, तब आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो भी आप डिसीजन लेने की कोशिश करें वो आप प्रेशर में लेते हैं, स्ट्रेस में लेते हैं और ज्यादातर वो डिसीजंस गलत जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बाद मैं अपने फैमिली के साथ एक बार फिर से बैठा, क्योंकि तब मैं चाहता था कि मैं एक बार फिर अपने उस प्यार के पास वापस जाऊं, एक्टिंग। अब इस वक्त मैंने सोचा कि इस बार इस फेज में मैं ये सब साइंटिफिकली और मेथडोलॉजिकली करूंगा। मैंने एक लिस्ट बनाई, क्योंकि 10 साल में नए नए डायरेक्टर्स आ गए थे, नए प्रोड्यूसर्स आ गए थे, पूरा माहौल ही बदल गया था। तो मैंने एक लिस्ट बनाया और हर रोज मैं 10 लोगों को फोन करता था, नहीं तो मैसेज करता था, और उसमें से 8-9 तो मुझे रिप्लाई कर लेते थे, तो मैं उनके साथ मीटिंग कर लेता था। एक इंसिडेंस मुझे याद है, जब एक बहुत ही अपकमिंग डायरेक्टर थे, पहली फिल्म बनाने वाले थे, उसके बारे में मुझे पता लगा। मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे मीटिंग दी। शुरुआत से ही मुझे माहौल थोड़ा सा एटीट्यूड का लग रहा था, लेकिन मैंने बोला ठीक है। मैं गया, मैंने अपना यूजुअल कहा, मेरा नाम विशाल है, मैंने ये किया है, फलाना फलाना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो मेरे तरफ देख रहे भी नहीं थे, टिपिकल। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया और मैंने बोला ठीक है, यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है। तो मैं उठ गया, मैंने बोला थैंक यू फॉर योर टाइम और मैं निकलने लगा। बैठो बैठो विशाल। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। मैं बैठा नहीं, मैंने बोला यस टेल मी, तुझे याद नहीं है क्या? क्या? अरे उस फिल्म में मैं तेरा 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर था और आज देख मैं कहां हूं और तू कहां है। इसकी जरूरत नहीं थी, बड़े इज्जत से मैं गया था, आपसे काम पूछ रहा था, लेकिन ठीक है। मैंने अपने ईगो, अपने प्राइड, अपने एंगर, जो भी इमोशंस थे उस वक्त, ज्यादातर सॉरो था, अपने अंदर ही घुसा दिया और कहा डिग्निटी से, आई थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर फिल्म। और मैं उनके ऑफिस से निकल गया। अब उनके फिल्म का क्या हुआ, उनके करियर का क्या हुआ, वो खुद ही जाने। लेकिन उसने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा दिया था कि अब भाई आग जो है वो बुझने नहीं वाली। मैं करते गया। उस वक्त मुझे याद है, मैंने 28 से 30 ऑडिशंस बैक टू बैक। वो जो पुराना विशाल था ना, वो सक्सेसफुल वाला विशाल जो सब जानते थे और आज भी लोग जानते हैं, मैं उसके बेसिस पर मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था अपनी जिंदगी को, क्योंकि वो मुझे कहीं पर अपने पुराने लॉरेल्स, अपने पुराने विक्ट्रीज पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे पीछे जाना था, बिल्कुल लाइन के पीछे। स्ट्रगल शुरू करनी थी, ऑडिशंस शुरू करने थे और मैंने वो किया। फाइनली मुझे एक फिल्म मिल गई, फाइनली किसी ने मुझे हाँ बोलिया एज एन एक्टर, और वो जो रोल था वो बहुत ही हटके रोल था। फिल्म का नाम है तू है मेरा संडे और वो आज नेटफ्लिक्स पर है और उसके वजह से हमें इतनी क्रिटिकल अक्लेम मिली, इतनी क्रिटिकल अक्लेम कि तब से धीरे धीरे फोन बजना फिर से शुरू हो गया, ऑफर्स फिर से आने लगे, मैं फिर से वेब सीरीज करने लगा, फिल्म्स करने लगा, टीवी शोज करने लगा और इतना खुश था क्योंकि वनवास के बाद मैं फिर से स्टूडियो में पहुंच गया था। लाइट्स, कैमरा के सामने वो जो स्टूडियो का स्मेल है वो तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। अब भी वो मेरा घर है, वो मेरी असलियत है और मैं वहां पहुंच गया था। और फिर देखते देखते एक 3 शब्द आए मेरे दिमाग में, NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए। मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की एंड आई लव्ड द फैक्ट दैट इट गिव्स इंडिपेंडेंस, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू अस।
तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोच विचार करके मैंने NFT बना दिया इन कोलैबोरेशन विद एन आर्टिस्ट। और मुझे ये पता लगा दैट आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव क्रिएटेड एन NFT। बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद NFTs दे धनादन बिकने लगे। और फिर इस साल के शुरुआत में एक कीड़ा यहाँ पर बैठ गया मेरे दिमाग में कि भाई फिल्म बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। एक और आइडिया आया, NFTs ने तो काफ़ी अच्छे कमाए हैं पैसे, चलो उन NFTs को बेच लेते हैं, उनसे जो पैसा आता है उससे एक फिल्म बना लेते हैं। और मैंने बनाई अपनी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, और इस फिल्म का नाम था इल्म, और वो बन गई दुनिया की सबसे पहली NFT फंडेड फिल्म। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, रिटेलर, विशाल। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।